हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी के साथ। पहला वर्ड है सेसेशन। देखो लास्ट में ION लग रहा है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? पार्ट ऑफ स्पीच हो गया आपका नाउन। सेसेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आप किसी चीज को रोक रहे हो, आपने किसी चीज को स्टॉप कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया? उसका सेसेशन हो गया। द फैक्ट और प्रोसेस ऑफ एंडिंग और बीइंग ब्रॉट टू एन एंड, कोई चीज अंत हो गई। टर्मिनेशन हो गया। हॉल्ट का मतलब क्या? रुक गई। डिसकंटिन्यूएशन मतलब वो चीज अब क्या हो चुकी है? बंद हो चुकी है। अच्छा, दो शब्द होते हैं। एक शब्द होता है कंप्लीट और एक वर्ड होता है फिनिश। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आता है सभी को? कंप्लीट और फिनिश में डिफरेंस क्या है? देखो, कंप्लीट करने का मतलब है कि आपने उस चीज को पूरा कर लिया। तो ये एक तरीके से क्या है? पॉजिटिव टोन है। आपने उस चीज को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। फिनिश का मतलब होता है आपने उस चीज को खत्म कर दिया। इसका मतलब क्या कर दिया? उस चीज को एंड कर दिया। तो कंप्लीट और फिनिश, कंप्लीट इज पूरा कर दिया, फिनिश इज एंड कर दिया। तो अगर मैं आपको दो एक सेंटेंस दूं, मुझे बता सकते हो कंप्लीट आएगा या फिनिश आएगा? ही डैश द रेस। उसने रेस को क्या किया? ही डैश द प्रोजेक्ट। उसने प्रोजेक्ट को क्या किया? तो रेस क्या थी? रेस पूरी नहीं करी, रेस को खत्म कर दिया, मतलब वो एकदम लास्ट एंड पे पहुंच गया। अब पीछे से उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब रेस को हम क्या करते हैं? फिनिश करते हैं। ही फिनिश्ड द रेस। प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, वो यूज में आएगा आगे। इसका मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, तो यहां पे क्या आएगा? ही कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। कोई परेशानी फिनिश और कंप्लीट में? एक बहुत अच्छा कहावत है, कहते हैं व्हेन अ मैन मैरीज अ राइट वुमेन। अगर एक इंसान की शादी एक राइट वुमेन के साथ होती है तो उसकी जिंदगी या वो कंप्लीट करती है उसे। लेकिन जब एक मैन की शादी रॉन्ग वुमेन से हो जाती है, एक वुमेन की शादी रॉन्ग मैन से हो जाती है, तो दोनों की लाइफ क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। तो समझ पा रहे होगे, कंप्लीट इज अ पॉजिटिव वर्ड, वेयर एज फिनिश इज कोई लेना देना नहीं है अब उसका, मतलब नेगेटिव। एंटोनिम्स कॉन्टिन्यूएशन लगातार चल रहा है, परसिस्टेंस लगातार चल रहा है, रिजम्पशन का मतलब क्या है? आपने उसको दोबारा शुरू कर दिया। री शब्द का मतलब क्या होता है? री इज अगेन। तो अचानक से जो इंटरनेशनल एड, एड का मतलब क्या होता है? हेल्प। इंटरनेशनल हेल्प जो रोक दी गई, इसकी वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है जियोपर्डी में आ गए। जियोपर्डी का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया है। जियोपर्डी इज डेंजर में आ गए। ये जियोपर्डी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? ये नाउन होता है। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है जियोपार्डस। वर्ब फॉर्म क्या होता है? वर्ब फॉर्म होता है जियोपार्डाइज। सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? किसी चीज को खतरे में डाल देना। अगला वर्ड है प्लेटूड। प्लेटू पता है, समझ में आता है सबको प्लेटू क्या होता है? ये होता है माउंटेन, है ना? ये होता है कोई प्लेन एरिया है। प्लेटू होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब माउंटेन भी है लेकिन ऊपर से प्लेन है। इसको बोलते हैं प्लेटू कर देना। तो प्लेटू करने का मतलब क्या हो गया? आपकी प्रोग्रेस हुई लेकिन उसके बाद आपकी प्रोग्रेस स्टेबल हो गई। तो टू रीच अ स्टेबल लेवल आफ्टर अ पीरियड ऑफ ग्रोथ और प्रोग्रेस, उसको बोलते हैं प्लेटूड। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब। इसका मतलब क्या है? स्टेबलाइज्ड हो गई, लेवल ऑफ एक लेवल पे आ गई, स्टैग्नेट हो गई मतलब रुक गई। अच्छा, अगर चीजें स्टैग्नेशन की स्टेट में होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो क्या इंडिया और चाइना के बीच में इतने दिनों से क्या था? डेडलॉक था।
डेडलॉक क्या होता है? स्टैंड स्टिल। स्टैंड स्टिल का और कोई सिनोनिम क्या होता है? इम्पासिव। स्टैंड ऑफ भी कहते हैं। इसका मतलब चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही। ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। एंटोनिम्स, इंक्रीज हो गया, एस्केलेट हो गया, सोर हो गया। सोर का मतलब भी क्या है? बढ़ गया। तो शुरुआत के राइज के बाद जो रिक्रूटमेंट है पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स का, वो प्लेटू हो गया, मतलब रुक गया, स्टेबल हो गया, उसके आगे वो नहीं बढ़ा। अच्छा, हमने इंक्रीज की बात करी है, तो बहुत दिन हो गए इंक्रीज के सिनोनिम्स करे हुए। सभी लोग मुझे इंक्रीज वर्ड के सिनोनिम्स बता देंगे। अगर किसी चीज को हमने इंक्रीज किया है तो क्या क्या किया है? याद भी ऐसे ही होंगे, बार बार रिपीट करके ही याद होंगे। सोर किया है, स्पाइक किया है, सर्ज किया है, स्पाइरल किया है, स्काई रॉकेट किया है। ये सारे एस वाले शब्द हो गए। फिर वो चीज बूम हो गई है, बूस्ट हो गई है। बोल्स्टर भी लिख सकते हैं। बोल्स्टर का वैसे मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग करना। आप उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हो मतलब आप उसको बढ़ाते जा रहे हो। तो बोल्स्टर हुई है। बलून हुई है, बर्जियन करी है, मशरूम करी है। एक वर्ड होता है प्रोलिफरेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में है। प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। ऑगमेंट हुई है, उसको एम्प्लीफाई कर दिया है। एस्केलेट कर दिया है। हाँ, स्पर कैसे रह गया? स्पर किया है। स्नोबॉल हो गई है वो चीज। इन सब का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ गई। एक वर्ड होता है एक्सपोनेंशियली, या एक्सपोनेंशियली आपने किसी चीज को बढ़ाया है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत तेजी से बढ़े। स्वेल हो गई है, स्वेल का मतलब वैसे होता है फूलना, तो स्वेल हो गई है, इसका मतलब क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है, वो चीज बहुत तेजी से बढ़ गई है। याद रहेंगे सभी को? फिर जैसे इनडायरेक्ट सिनोनिम बताते हैं, जैसे बोल्स्टर है ना, ऐसे इनडायरेक्ट सिनोनिम में फोर्टिफाई हो गई है वो चीज, मीन्स उसको स्ट्रांग बना दिया है, रीइंफोर्स कर दिया है उस चीज को, मतलब स्ट्रांग बना दिया। इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग बना देना। फिर थ्राइव कर गई है वो चीज, मतलब ग्रो कर गई है। थ्राइव कर गई है, प्रॉस्पर कर गई है, मतलब ग्रो कर गई है, फ्लरिश कर गई है। इन सब का मतलब क्या होता है? कि वो चीज क्या कर गई है? ग्रो कर गई है। फिर किसी चीज को आपने रैंप अप किया है, मीन्स इंक्रीज किया। प्रॉप अप करने का मतलब होता है और अच्छा कर दिया उसको, वही बढ़ा दिया है, स्ट्रांग बना दिया। मशरूम कर गई है कोई चीज, मशरूम तो लिख दिया हमने, हाँ, मीन्स बहुत तेजी से वो चीज बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? ऑल द वर्ड्स वर वर्ब। सारे के सारे शब्द आपके वर्ब्स थे, क्योंकि हम एक्शन की बात कर रहे थे। अगले वर्ड पे आते हैं, डैमनिंग। डैमनिंग शब्द का मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत ही खराब है, मतलब हद से ज्यादा खराब चीज को क्या बोलते हैं? डैमनिंग। मीन्स हम उसकी बहुत ज्यादा बुराई कर सकते हैं, बुराई के लायक है वो चीज। स्ट्रांगली सजेस्टिंग गिल्ट और फेलियर, मतलब बहुत खराब हुआ है। कंडेमनिंग, हम बुराई कर रहे हैं। इंक्रिमिनेटिंग का मतलब होता है उसके ऊपर इल्जाम डालना। हार्श, हार्श का मतलब क्या होता है? बहुत ही क्रूअल कोई चीज है, बहुत ही खराब है। एंटोनिम्स, हम तारीफ कर रहे हैं, प्रेस। तो कंडेमनिंग का एंटोनिम क्या हो गया? प्रेजिंग, तारीफ करना। इंक्रिमिनेटिंग का मीनिंग होता है इल्जाम लगाना। एक्सोनरेटिंग का मीनिंग होता है इल्जाम हटा दिया हमने। प्रेस किया, इसका मतलब क्या है? हमने उस चीज की क्या करी? तारीफ करी, कि वो चीज कैसी है? वो चीज बहुत ही बढ़िया है। अच्छा, मुझे तारीफ के जल्दी से सिनोनिम्स रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप किसी चीज की तारीफ कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको प्रेज कर रहे हो, लॉर्ड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो, एग्जॉल्ट कर रहे हो, एक्सटॉल कर रहे हो, और क्या कह सकते हैं? हेल कर रहे हो। वेनरेट का मीनिंग रिस्पेक्ट करना होता है, तो ये नियर सिनोनिम हो गया। हाँ, यूलोजाइज कर रहे हो, एक्लेम कर रहे हो। एक नियर सिनोनिम एक्सल्ट भी होता है। एक्सल्ट का मतलब क्या होता है? बहुत खुश हो, किसी चीज के अच्छे काम करने में बहुत हैप्पी हो,
तो वो एक्सल्ट हो जाता है। एडमायर कर रहे हो, तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप बहुत तारीफ कर रहे हो। कमेंड कर रहे हो, मतलब उस चीज़ की आप बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, आप उस चीज़ को क्या कर रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। अच्छा, अगर हम किसी चीज़ की बुराई कर रहे हैं तो इसके क्या क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। अगर हमने किसी चीज़ की बुराई करी, बुराई वाले वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। बुराई करी मतलब क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, सेंश्योर किया। डांटने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, चेस्टाइज किया, कैस्टिगेट किया, चाइड किया, मतलब क्या किया, भर भर के बुराई करी। ये सी वाले वर्ड्स हो गए। अब बी वाले लिख लेते हैं। बी लिटिल किया, बी वाले अब सारे लिखेंगे, जितने भी बी वाले वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं वो बताते हुए चलेंगे। ब्लेम किया, ए वाले एडमोनिश किया, रिब्यूक किया, कास्टिगेट तो लिख लिया हमने। डिफेम किया, डिक्राई किया, हाँ, बिरेट किया, डिमीन किया, स्लैंडर किया, विलीफाई किया, फिर स्नियर, जाइब, मॉक किया, टॉन्ट किया, स्कॉफ किया, रेप्रीमैंड किया, डाटा, पुल अप किया, च्यू आउट किया, टीयर डाउन कर दिया, रीड द राइट एक्ट, राइट मीन्स बहुत डाटा, बहुत बुराई करी। तो इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या हो गया, आप उस इंसान की क्या, हाँ, लंबास्ट किया, राइट मीन्स हाँ, रिप अपार्ट किया, मीन्स उस इंसान की क्या करी, हद से ज्यादा बुराई करी। और कोई वर्ड याद आ रहा हो, डिप्लोर किया, खूब सारी भर भर के बुराइयां करी। हो गए सारे वर्ड्स ऑलमोस्ट। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। तो रिपोर्ट ने बहुत ही इल्जाम लगाने वाला एविडेंस दिया। एविडेंस का मतलब क्या, सबूत दिया सरकार के फेलियर पे कि सरकार किस चीज को एड्रेस नहीं कर पा रही, मेल न्यूट्रिशन को, कुपोषण को सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही। डैमनिंग का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। V1 + ing एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं। डिटर का मीनिंग रोकना होता है। टेक टू टास्क कह सकते हैं, राइट, टेक टू टास्क मीन्स किसी को क्या किया, भर भर के डाटा। टेक टू टास्क मीन्स भर भर के, हाँ, रिप्रोच कह सकते हैं, राइट, रिप्रोच किया, इसका मतलब क्या है, उसकी निंदा करी, उसको डिसरिस्पेक्ट किया। अगला वर्ड है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स अभी अभी हमने पढ़ा। रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। हम किसी चीज को स्ट्रांग बना रहे हैं, मतलब उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं। एक्शन है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। स्ट्रांग बनाना, किसी चीज को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन किया, बोल्स्टर किया, फोर्टिफाई किया, मीन्स स्ट्रांग बनाया उसको। फोर्टिफाई में रूट वर्ड क्या होता है, फोर्ट। फोर्ट रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, स्ट्रांग। किले को फोर्ट कहते थे, आप लोगों को याद हो। एक ना बड़ा प्यारा इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, डोंट मेक कासल्स इन द एयर। इस इडियम का मतलब क्या होता है, हवा में महल मत बनाओ। मतलब ऐसी हवाई बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें कुछ करो, एक्चुअल में जो किया हो उसकी बात करो। हवा में महल मत बनाओ, डोंट मेक कासल्स इन द एयर।
एंटोनिम्स कमजोर बना दिया, वीक कर दिया, अंडरमाइन कर दिया, डिमिनिश कर दिया, मीन्स वैल्यू कम कर दी। तो जो नई पॉलिसी है वो किस बात को स्ट्रांग बना रही है? इस मिसकंसेप्शन को, इस गलत विचार को कि माल न्यूट्रिशन जो है, कुपोषण जो है सिर्फ गरीब लोगों को ही अफेक्ट करता है। ये बात क्या है? मिसकंसेप्शन है। माल न्यूट्रिशन अमीर लोगों को भी इफेक्ट करता है। हाँ, ख्याली पुलाव मत बनाओ, राइट कह सकते हैं, डोंट मेक कासल इन देम। स्ट्रांग की वीक की बात करिए, बहुत बार स्ट्रांग और वीक के दोनों के ही सिनोनिम्स एग्जाम में आते हैं। चलो कोशिश करते हैं खूब खूब सारे सिनोनिम्स याद करने की, रिवाइज करने की। सबसे पहले सभी लोग मुझे स्ट्रांग के सिनोनिम्स बताएंगे। कोई चीज अगर स्ट्रांग है तो कैसी है? रोबस्ट है। ब्रॉनी स्ट्रांग इंसान को कहते हैं। स्टर्डी स्ट्रांग इंसान को कहते हैं। मस्क्यूलर भी कहते हैं। बहादुर इंसान को क्या बोलते हैं? बहादुर इंसान को दो वर्ड्स, इनफैक्ट तीन वर्ड्स होते हैं। एक होता है वैलियंट, एक होता है वेलोरस, और एक होता है गैलेंट। ये किसके लिए यूज किए जाते हैं? वो लोग जो बहादुर होते हैं। तो जो लोग स्ट्रांग होते हैं उनको किसी बात से डर भी नहीं लगता। तो जिन लोगों को डर नहीं लगता उनको क्या बोलते हैं? इंट्रेपिड होते हैं ये लोग। कैसे होते हैं? फियरलेस होते हैं। फियरलेस का एक और वर्ड क्या होता है? डॉन्टलेस होते हैं। मतलब कोई डर नहीं लगता इन लोगों को। फिर इन लोगों का दिल भी शेर वाला होता है। तो ये लोग कैसे होते हैं? लायन हार्टेड होते हैं। क्या एक और वर्ड क्या होता है? स्टाउट। स्टाउट का मीनिंग क्या होता है? अच्छा खासा। अच्छा खासा बहुत बहादुर दिल होता है। इनके ऊपर आयरन क्लैड होता है। आयरन क्लैड का मतलब क्या होता है? लोहे के बने हुए होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं। फिर ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे। कोई चीज अगर स्ट्रांग है तो कैसे? रीइंफोर्स्ड है, बोल्स्टर्ड है, फोर्टिफाइड है। इसका मतलब क्या है? वो चीज बहुत स्ट्रांग है। फिर रेजिलियंट होते हैं ऐसे लोग। रेजिलियंट का मतलब क्या है? बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं मुश्किल सिचुएशन से, हद से ज्यादा जल्दी रिकवर कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? रेजिलियंट होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? स्ट्रांग के सिनोनिम्स हो गए। चलो अब वीक, हम मेटल सम होते हैं ये भी कह सकते हैं। मेटल सम का मतलब भी क्या होता है? डरते नहीं है किसी चीज से। ग्रिटी होते हैं, जो एक बार सोच लिया तो सोच लिया, किसी हालत में डरते नहीं है। चलो अब मुझे वीक के बता दो। जो लोग वीक होते हैं वो कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। कमजोर होते हैं इसका मतलब क्या होते हैं? फीबल होते हैं, फ्रेल होते हैं, डेलिकेट होते हैं। फ्रेल, एक सेकेंड, ई नहीं आएगा। क्या होते हैं? डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट का मतलब क्या? बड़े नाजुक से होते हैं। फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल भी जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल का मतलब भी वही होता है, जो आसानी से टूट जाए। विम्पी होते हैं। विम्पी का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। फ्लिम्सी होती है कोई चीज जो बड़ी पतली सी हो, मतलब बहुत ही कमजोर हो। रिकिटी होते हैं ये लोग, मतलब बहुत ही कमजोर है। बहुत ही कमजोर है तो इन्फर्म है, मतलब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ला पा रहे। फिर और क्या लिख सकते हैं? मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड कर लेती हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। और क्या वर्ड्स लिख सकते हैं? डिक्रिप्ट होते हैं। एनर्जी जा चुकी होती है, थके हुए होते हैं तो एग्जॉस्टेड होते हैं। एनर्वेटेड होते हैं। फैटीग्ड होते हैं, थके हुए होते हैं मतलब। टायर्ड होते हैं। बीमार बीमार से रहते हैं तो एलिंग। एलिंग का मतलब क्या है? जो बीमार बीमार से रहे। सिकली मतलब जो बीमार बीमार से रहे। और क्या बोल सकते हैं? डरपोक होते हैं, कावर्डली होते हैं, मीक होते हैं, टिमिड होते हैं। इन सब शब्दों का मतलब क्या है? डरपोक होते हैं। ट्रैपिड होते हैं, मतलब क्या है? इन सारी चीजों का उनको उनको हमेशा क्या लगा रहता है? डर लगा रहता है। फिर और क्या बोल सकते हैं? स्पाइनलेस कह सकते हैं। स्पाइनलेस का मतलब क्या? बड़े कम। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ भी बोलते हैं। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या है? ऐसा इंसान जो फूक मारोगे उड़ जाएगा। स्ट्रॉ क्या होता है? फूक मारोगे उड़ जाता है। तो ये मैन ऑफ स्ट्रॉ होते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा कमजोर से होते हैं। फिर उस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं सारे। पावर इनके अंदर होती ही नहीं है तो इम्पोसेंट होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रिपल्ड होते हैं, डिबिलिटेटेड होते हैं,
मीन्स इनकी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी पावर क्या हो रखी होती है, खत्म हो रखी होती है। याद रहेंगे वर्ड्स सभी को? हाँ, चिकन हार्टेड कह सकते हैं, राइट। ये इतना बड़ा कैसे हो गया एक से? हाँ, चिकन हार्टेड होते हैं। मैम वो सारे वर्ड्स तो रह ही गए, वल्नरेबल वाले, राइट। वल्नरेबल मीन्स आसानी से अटैक हो सकता है। ससेप्टेबल मीन्स आसानी से अटैक हो सकता है। प्रोन, इन सारे शब्दों का मीनिंग क्या होता है, इन पे आसानी से अटैक हो सकता है। प्यूनी होते हैं, राइट, मतलब कमजोर होते हैं। यस, समझ में आ रहे हैं वर्ड्स? रिपीट हो रहे हैं बार बार ना, तो याद होते जाएंगे। जैसे बार बार रिपीट होते जाएंगे, आपको बार बार याद होते जाएंगे। एक और बड़ा प्यारा वर्ड होता है, स्क्रॉनी होते हैं। प्यूनी का सिनोनिम होता है स्क्रॉनी। इसका मतलब क्या, बहुत ही कमजोर सा। गॉन्ट होते हैं, बहुत ही कमजोर। हैगर्ड मीन्स बहुत ही कमजोर। अगला वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली बहुत बार एग्जाम्स में आया है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। और जितने भी वर्ड्स मैंने आपको बताए वो सारे के सारे क्या थे, एडजेक्टिव्स थे। ऑल ऑफ देम वर एडजेक्टिव्स। स्टार्कली, स्टार्क का मतलब होता है क्लियर, तो स्टार्कली का मतलब क्या हो गया, क्लियरली। एक ऐसा तरीका जो बिल्कुल ही क्लियर हो, ऑब्वियस हो। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव के साथ ly लग रहा है, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडवर्ब। क्लियरली, एविडेंटली, अनमिस्टेकेबली मीन्स बिल्कुल क्लियरली। अच्छा, कोई चीज अगर ऊपर ऊपर से साफ दिख रही हो तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। कोई चीज अगर ऊपर ऊपर से साफ दिख रही हो तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टेंसिबली। बहुत बार ये वर्ड आया है। एपरेंटली, सीमिंगली, इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है कि वो चीज एकदम ऊपर ऊपर से साफ दिख रही है। अच्छा, एक और वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कॉन्स्पिक्वसली। यहां लिख देती हूँ मैं, अपने आप को फिर से साइड कर लेती हूँ। अच्छा, आप लोग एक चीज देख रहे हो, जो बच्चे रेगुलरली एडिटोरियल में आ रहे हैं वो लोग देख रहे होंगे कि मैक्सिमम वर्ड्स ना रिपीट हो रहे हैं। वो वर्ड हमने कहीं ना कहीं किसी के सिनोनिम में पढ़ लिया होता है, कहीं ना कहीं किसी के एंटोनिम में पढ़ लिया होता है, तो वो वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। तो लिस्ट उतनी है वर्ड्स की है, जितने मैं आपको एडिटोरियल में करवा रही हूँ रेगुलरली, लिस्ट उतने ही वर्ड्स की है। बस वो वर्ड्स बार बार रिपीट होते रहेंगे, जिससे कि आपको याद होते रहे। यही वर्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, वीक के सिनोनिम्स, क्लियर के सिनोनिम्स, नॉट क्लियर के सिनोनिम्स, स्ट्रेंथन करने के सिनोनिम्स। तो जो लोग रेगुलरली आते हैं एडिटोरियल में, उनको जब भी वो कोई मॉक टेस्ट देते होंगे, कोई भी एग्जाम देने जाते होंगे, कोई भी वर्ड नया नहीं मिलता होगा। इसका रीजन यही है कि आपको सारे वर्ड्स पता चल चुके हैं अब। एंटोनिम्स क्या हो गया, सटली मीन्स हल्के से, वेगली मीन्स अनक्लियरली, ऑब्सक्योरली मतलब नॉट क्लियरली। तो कोविड-19 जो पैंडेमिक आया, उसने बहुत ही क्लियरली रिवील कर दिया। रिवील मीन्स हमारे सामने ला दिया जो डेफिशिएंसीज हैं, जो कमियां हैं, कहाँ पे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम में। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड इज जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है, खतरा। तो कोई चीज अगर जियोपार्डी में है, मतलब किसमें, खतरे में है। जियोपर्डाइज का मतलब क्या होता है, खतरे में डालना। जियोपर्डस का मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो तीनों फॉर्म्स है। तो डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, रिस्क में है, पेरिल में है, थ्रेट में है, मतलब खतरे में है। एंटोनिम्स, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है। तो जो रोक दिया गया इंटरनेशनल फंडिंग को, इसकी वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स किसमें आ गए, जियोपार्डी में आ गए, खतरे में आ गए। एग्जासबेट कर देना, खराब चीज को और खराब कर देना। आपने क्या किया, प्रॉब्लम को और भी ज्यादा खराब कर दिया। इसका मतलब आपने क्या किया, एग्जासर्बेट कर दिया। दर्द दिलों के कम हो जाते, लेकिन आपने दर्दों को कम नहीं किया, आपने दर्दों को बढ़ा दिया। टू मेक अ प्रॉब्लम और सिचुएशन वर्स, वर्सन कर दिया, एग्रवेट कर दिया, इंटेंसिफाई कर दिया, मीन्स बढ़ा दिया प्रॉब्लम को। अच्छा, मुझे इसके कुछ इडियम्स बता दो। प्रॉब्लम को बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या किया आपने, स्टिर द पॉट। स्टिर द पॉट का मतलब क्या होता है, दर्दों को बढ़ा दिया। टर्न द नाइफ, फिर से वही है, दर्दों को बढ़ा दिया। फैन द फ्लेम्स, दर्दों को बढ़ा दिया। एड इंसल्ट,
टू इंजरी, इसका मतलब क्या है, दर्दों को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कर दी, उसका होता है ओपन अ कैन ऑफ वर्म्स। इसका मतलब क्या होता है कि आपने मुश्किलों का पिटारा खोल दिया। मुश्किलों के पिटारे को क्या बोलते हैं, पेंडोराज बॉक्स। पेंडोराज बॉक्स क्या होता है, मुश्किलों का पिटारा। एक और इडियम होता है, बड़ा ही प्यारा इडियम है, किक अ हॉर्नेट्स नेस्ट। एक बर्ड होती है हॉर्नेट, आपने उसके नेस्ट पे किक कर दिया, मतलब आपने अपने लिए क्या किया, प्रॉब्लम्स बढ़ा ली, आपने अपने लिए प्रॉब्लम्स को इंक्रीज कर दिया। फिर वही वाले आ जाएंगे सारे जो आप लोगों को पता ही है, कौन से, अप्लाई सॉल्ट इन अ वूंड, रब सॉल्ट इन अ वूंड, एड फ्यूल टू फायर, आग में घी डाल दिया, जले पर नमक छिड़क दिया, वो सारे के सारे आ जाएंगे। फिर एंटोनिम्स क्या हो गए, एलिविएट कर दिया मीन्स सुकून दे दिया, इम्प्रूव कर दिया, ईज कर दिया, सुकून दे दिया, पैसिफाई कर दिया, सुकून दे दिया, मिटिगेट कर दिया मीन्स दर्दों को कम कर दिया, सुकून दे दिया, मॉलिफाई कर दिया, दर्दों को कम कर दिया, सुकून दे दिया। तो पुअर डाइटरी हैबिट्स, जो खराब डाइट की हैबिट्स हैं, वो क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं लाइफस्टाइल डिसीज के रिस्क को, जैसे कि डायबिटीज को और हाइपरटेंशन को। एक्शन की बात कर रहे थे, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट पार्ट ऑफ स्पीच इज। अगले वर्ड पे आते हैं, पेट्रबिंग। पेट्रबिंग का मतलब क्या होता है, वो चीज जो आपको परेशान कर दे। तो कोई चीज अगर आपको परेशान कर रही है, आपको इरिटेट कर रही है, इसका मतलब वो चीज क्या कर रही है, आपको पेट्रब कर रही है। चलो मुझे पेट्रब करने के सिनोनिम्स बता दो, बहुत दिन हो गए नहीं किए। अगर वो चीज आपको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, अनॉय कर रही है, इर्क कर रही है, पेस्टर कर रही है, पैटर्ब कर रही है, नेटल कर रही है, वैक्स कर रही है, बग कर रही है, हाँ रफल कर रही है, मिफ कर रही है, एग्जास्परेट कर रही है, और क्या कह सकते हैं, और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है, हाँ चेफ कर रही है, गॉल कर रही है। इसका मतलब क्या है, वो चीज आपको क्या कर रही है, आपको परेशान कर रही है, बैक टू बैक आपको परेशान कर रही है, नैग कर रही है। और कोई वर्ड याद आ रहा है किसी को, मैम रैंकल रह गया, हाँ रैंकल कर रही है, राइल कर रही है, मीन्स आपको परेशान कर रही है। अच्छा एक इडियम भी होता है, गेट अंडर समवन्स स्किन। आप किसी के स्किन में जा रहे हो, इसका मतलब क्या है, आप उस इंसान को परेशान कर रहे हो। ये एक इडियम होता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो इन सारे शब्दों का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना, क्या करना, किसी को परेशान करना। सारे के सारे वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था, ऑल ऑफ देम वर वर्ब्स। ये क्या है, V1 प्लस ING है, तो V1 प्लस ING को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं। हाँ पीक करना, राइट पीक रह गया मैम। इसका मतलब इरिटेट करना, परेशान करना, बॉदर करना, इरिटेट करना, परेशान करना, पीव करना, राइट परेशान करना, इरिटेट करना। डिस्टर्ब किया, अनसेटल किया, ट्रबल किया, मीन्स उसको परेशान किया। एंटोनिम्स, उसको सुकून दिया, काम किया, रीअश्योर किया, कंफर्ट दिया, उसको सुकून दिया, काम करने का वो सारे वर्ड्स आ गए फिर से। आपने क्या किया, लल किया उसको, क्या किया, सुकून दिया मतलब अपीज किया, उसके दर्द कम कर दिए मतलब क्या कर दिए, उसके दर्द एले कर दिए, उसके दर्द क्या कर दिए, एसुएज कर दिए, मीन्स कम किए, सूद कर दिया उसको, राइट रिलैक्स कर दिया। तो जो इतनी परेशान करने वाली डिस्कवरी थी कि माइक्रो RNA का रोल होता है डिसीज को, इसकी वजह से और ज्यादा रिसर्च हुई उसको कंट्रोल करने के लिए। हाँ एले कर दिया मीन्स दर्द कम कर दिया। मजा आ रहा है क्लास में, आर यू एंजॉइंग द क्लास एवरीवन? चलो, सफिस करना मतलब पर्याप्त होना। कोई ये सफिस वर्ड कहाँ से बना है, ये सफिशिएंट वर्ड से बना है। कोई चीज अगर सफिशिएंट है मतलब वो इनफ है। लास्ट में ENT लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। इसी का वर्ब फॉर्म क्या होता है, इसी का वर्ब फॉर्म होता है सफिस।
तो वो चीज़ क्या है, इनफ है। बेटा मैं ना इस क्लास में आपको कोशिश करती हूँ कि मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दूँ, उससे रिलेटेड वर्ड्स के पार्ट ऑफ स्पीच भी बता दूँ, आपको रूट वर्ड भी बता दूँ अगर उसमें कोई रूट वर्ड है तो, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी बता दूँ, कोई ग्रामर का रूल उससे रिलेटेड है तो वो भी बता दूँ। तो ये जो क्लास है ना आपके एडिटोरियल की, अपने आप में कंप्लीट क्लास है। तो काफ़ी सारे बच्चों का मेल आ रहा था कि मैम एडिटोरियल की क्लास काफ़ी लंबी होती जा रही है, पहले 40 मिनट्स हुई, फिर 50 हुई, फिर 60 हुई, फिर अब 1 घंटा 10 मिनट भी चली जाती है। रीज़न यही है कि मैं अपने आप में कंप्लीट क्लास दूँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, और मेरा फोकस उन चीज़ों पर रहता है जो एग्जाम में बार बार आती है। तो जो मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, जो आपको एरर वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ, पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ, ये क्यों है? क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड है ये सारा कुछ। तो वो चीज़ क्या है, इनफ है या एडिक्वेट है, आप सेटिस्फाई कर रहे हो, मीट कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, मतलब उसकी जितनी ज़रूरत है उस चीज़ को पूरा कर रहे हो। इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, फॉल शॉर्ट है, कमी है। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है समझो, ये वर्ब था, है ना, तो वर्ब के सिनोनिम्स वर्ब होते हैं, तो ये भी सारे वर्ब्स हैं। लेकिन ये क्या हो गए, ये दोनों इसके एडजेक्टिव फॉर्म के एंटोनिम्स हैं, इसको लिख लेना, ये इसके डायरेक्ट एंटोनिम्स नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म्स के एंटोनिम्स हैं। तो अरेंजमेंट्स जो है सफिशिएंट नहीं थे कि वो ओवरवेलमिंग मींस हद से ज़्यादा क्राउड को हैंडल कर सकें एयर शो पे। इतना ज़्यादा क्राउड आया, उसके लिए वो क्या थे, सफिशिएंट नहीं थे। अच्छा, कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो चीज़ क्या हो रही है, डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब क्या होता है, भर भर के आ रही है। बैराज मतलब वो चीज़ क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ रही है। एक वर्ड होता है इनंडेशन, इसका मतलब क्या होता है, वो चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा हो रही है, भर भर के हो रही है, ह्यूज अमाउंट्स में हो रही है। ह्यूज अमाउंट्स में हो रही है इसका मतलब क्या है, ओवरवेलमिंग अमाउंट्स में हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है वो चीज़। हाँ, सरप्लस अमाउंट में हो रही है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, ये सारे नाउन्स हैं। ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर नाउन्स। हाँ, प्रोफ्यूज अमाउंट में हो रही है, कोपियस अमाउंट में हो रही है। अभी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग है ना, इसलिए मैं इनको अलग लिख रही हूँ। मल्टीट्यूड है उस चीज का, इसका मतलब बहुत ज्यादा है। प्लिथरा है, इसका मतलब वो चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है। एम्पल अमाउंट में हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो रही है वो चीज। मिरियाड है, राइट, मीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में। स्पेट आ गया, स्पेट यहाँ पे लिख सकते हैं, मीन्स बैक टू बैक बहुत सारी चीजें हो रही है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, बहुत सारे उनके हैं कि वो चीज़ें बहुत सारे अमाउंट्स में हो रही है। ग्रैपल करना मीन्स स्ट्रगल करना, आप किसी मुश्किल चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो मतलब ग्रैपल कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। आप रेसल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, कंटेंड कर रहे हो, मीन्स आप ग्रैपल कर रहे हो, आप उस चीज़ के साथ क्या कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो। एंटोनिम्स आपने अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया, कि बिल्कुल ही हटा दिया। तो कंपनी जो है संघर्ष कर रही है किस चीज़ के साथ, कि वो स्किल्ड वर्कर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। एक संघर्ष करने का बहुत ही प्यारा वर्ड होता है स्कफल करना या फिर टसल करना। इनका मतलब भी क्या होता है, एक तरीके से आप लड़ रहे हो, एक तरीके से आप फाइट कर रहे हो। फाइट करने का एक और वर्ड क्या होता है, कॉम्बैट करना, इसका मतलब फाइट करना। स्क्रैम्बल करना, सारे वर्ड्स किस चीज़ के हैं, एक तरीके से स्ट्रगल के। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट पे आ जाते हैं। जो लोगों को कंपनी पसंद होती है वो लोग क्या होते हैं, ग्रेगेरियस होते हैं। ग्रेग एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग क्या होता है, फ्लॉक। तो उन लोगों को हमेशा ग्रुप में रहना पसंद होता है। तो ये लोग बड़े फ्रेंडली भी होते हैं, है ना। फ्रेंडली होते हैं मतलब कैसे होते हैं, एफेबल होते हैं, एमिएबल होते हैं, एमिकेबल होते हैं, सोशिएबल होते हैं। एक्सट्रोवर्ट्स भी होते हैं, बहुत बातें करते हैं, सब लोगों से बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। कंजीनियल होते हैं, मीन्स बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। आपको पुरानी याद आ रही है, नोस्टैल्जिया। वो भी क्या दिन थे, वो कागज की कश्ती और वो नदियां का पानी, मीन्स पुरानी बातों को आप याद कर रहे हो, स्कूल के दिनों को याद कर रहे हो, मीन्स नोस्टैल्जिक हो रहे हो। बहुत बार ऑथर की टोन नोस्टैल्जिक होती है, पूछा जाता है ऑथर की टोन क्या थी, ऑथर की टोन क्या होती है, नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक मीन्स पुरानी यादों को याद करके आप इमोशनल हो रहे हो। एक टोन होती है रेट्रोस्पेक्टिव,
कोई मुझे बता सकता है रेट्रोस्पेक्टिव टोन और नॉस्टैल्जिक टोन में डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों टोन्स में डिफरेंस ये होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव टोन सिर्फ पुरानी यादों की होती है और नॉस्टैल्जिक टोन पुरानी यादों को लेके इमोशनल होने की होती है। तो यहाँ पे इमोशंस हैं, ऑथर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ पास्ट की यादें हैं। डिफरेंस क्लियर है? एक ऐसा इंसान जो रिलीजन त्याग देता है एपोस्टेट होता है। अच्छा, ऐसा इंसान जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं होता, वो क्या होता है? एथीस्ट। एथीस्ट कौन होता है? जिसको भगवान पे विश्वास ही नहीं होता, जो नास्तिक होता है। आस्तिक जो होता है वो क्या होता है? थीस्ट होता है। और एथीस्ट इज नास्तिक। जिसकी राइटिंग्स बड़ी खराब होती है, कैकोग्राफर, बहुत ही गंदी राइटिंग्स है, वो इंसान क्या होता है? कैकोग्राफर। कैको रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कैको इज बहुत ही बढ़िया, सॉरी, कैको इज बहुत ही खराब। कैको और मैला दो शब्द होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है? बैड, खराब। तो कैकोग्राफर मीन्स बड़ी गंदी राइटिंग है। ग्राफ रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लिखना। जिन लोगों की अच्छी राइटिंग होती है वो लोग क्या होते हैं? कैलीग्राफर्स होते हैं। बड़ी सुंदर राइटिंग होती है कैलीग्राफर्स की। फ्रेजल वर्ब्स पे आते हैं। बैक अवे करना मीन्स आपको डर लगा, पीछे हो गए, आप बैक अवे कर गए। कट आउट, रिमूव कर दिया आपने। नॉड ऑफ, सो जाना, अचानक से आपको ऐसे ऐसे नींद आ गई, इसका मतलब क्या? नॉड ऑफ कर गए। यू कॉट सम जेड्स, कुछ जेड्स कैच कर लेना, मतलब सो जाना। बेड पे सोने जा रहे हो तो हिट द सैक मीन्स गो टू स्लीप। हिट द हे मतलब गो टू स्लीप। टर्न डाउन करते, व्हाई डिड यू टर्न डाउन माई ऑफर, तुमने मेरा ऑफर टर्न डाउन क्यों कर दिया? टर्न डाउन मीन्स रिजेक्ट कर देना किसी चीज को, टर्न डाउन। ईडियम्स एंड फ्रेज पे आते हैं। बर्ड्स ऑफ अ फेदर पूरा एक फ्रेज है, आप बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। इस पूरे का मतलब क्या होता है? एक जैसे लोग एक साथ ही झुंड बना के घूमते हैं, मीन्स सेम काइंड ऑफ नेचर के लोग जो है सेम साथ में रहते हैं, सेम ग्रुप में रहते हैं। चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक जैसे लोग साथ में रहते हैं। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड मतलब तुमने एक एक चीज को डिस्कस कर लिया है, हर चीज को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड, यहां से एक एरर का क्वेश्चन आता है बहुत बार, डिस्कस के साथ ना अबाउट लिख देते हैं और पूछते हैं कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। हमेशा याद रखना, डिस्कस जब वर्ब की तरह है, वर्ब है इनफैक्ट, तो अबाउट नहीं आएगा। डिस्कशन के साथ अबाउट आ सकता है, लेकिन डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता। ड्रॉप इन ऑन मतलब आप किसी के यहाँ मिलने चले गए कैजुअली, ऐसे कोई फॉर्मल कोई प्लान नहीं किया था, इनफॉर्मली मिलने चले गए, यू ड्रॉप्ड इन ऑन देयर। गो थ्रू फायर एंड वाटर मीन्स आग को भी झेलना पड़ा, बारिश को भी झेलना पड़ा, मतलब बहुत मुश्किलों को झेलना पड़ा। गो थ्रू फायर एंड वाटर। अ हार्ड नट टू क्रैक बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल का एक और इडियम क्या होता है? हरक्यूलियन टास्क है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज जो बहुत मुश्किल है, मतलब वो हरक्यूलियन टास्क है। समझ आई वोकैबुलरी सभी को? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए आ जाते हैं आज के आर्टिकल पे, बट उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी को, ऑलमोस्ट 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, तो एक बार तुरंत की तुरंत सेशन को लाइक कर देंगे सभी लोग। एवरीवन प्लीज लाइक द सेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आई होप सभी को पता है कि आज से आपका परफेक्शन बैच स्टार्ट हो चुका है फिर से। थोड़ा सा टाइमिंग में चेंजेस है जो मैं आपको बता देती हूँ। एडिटोरियल आपका 8 बजे होगा, परफेक्शन आपका 11 बजे होगा। रोज होगा बट टाइमिंग्स थोड़ा सा चेंज किए हैं मैंने, जब तक मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर जाती। तो 8 AM और 11 AM की आपके टाइमिंग्स रहेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो 40% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है परफेक्शन बैच पे या कंप्लीट बैच पे, उसकी भी लास्ट डेट आज है। तो जितने लोग परफेक्शन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आज मुझे मिलेंगे 11 बजे परफेक्शन की क्लास में। बहुत मेहनत करने वाले हैं अब हम, जो पूरा का पूरा गैप आया है उस गैप को कवर करेंगे। इतनी मेहनत करेंगे आज से कि हमारे जो जो एग्जाम्स हम टारगेट कर रहे हैं, SBI क्लर्क मेंस, SBI PO मेंस और भी अदर एग्जाम्स जो आप टारगेट कर रहे हो, वो हमको एग्जाम्स बहुत ईजी लगे। बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं।
टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करना, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को टैकल करने की बात। तो टैकल करने का मतलब क्या होता है, उससे डील करने की बात कर रहे हैं। चलो पहले आप पढ़ेंगे फिर हम समझाएंगे। रीड इट एवरीवन। चलिए पढ़ते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। वाइल हेल्थ वॉज, हालांकि हेल्थ जो एक प्रायोरिटी नहीं थी, मतलब सबसे ऊपर उसको नहीं रखा गया बजट 2025 में, इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है, दैट न्यूट्रिशन इज, कि पोषण एक प्रायोरिटी है, पोषण को इंपॉर्टेंस दी गई है। इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, 2 यूनियन गवर्नमेंट स्कीम्स, 2 जो है यूनियन सरकार की स्कीम्स, विल रिसीव हायर एलोकेशन, इनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, फंड दिया जाएगा। एक है सक्षम आंगनवाड़ी स्कीम और दूसरी है पोषण 2.0। बट विल दिस, लेकिन क्या ये स्कीम फिक्स कर देगी, ठीक कर देगी इंडियाज न्यूट्रिशन चैलेंज, इंडिया में जो पोषण का चैलेंज है उसको ठीक कर देंगी क्या ये स्कीम्स? न्यूट्रिशन इन इंडिया, पोषण जो है इंडिया में, इज नॉट जस्ट अबाउट फूड इनसिक्योरिटी, ऐसा नहीं है कि फूड की इनसिक्योरिटी है, फिर फूड नहीं है, बट ऑल्सो अबाउट, ये किसके बारे में, डाइटरी हैबिट्स के बारे में, जो हम खाना खाते हैं, जो हमारी आदत है, जो किसके द्वारा शेप की जाती है, किस कल्चर में हम रह रहे हैं, क्या हमारी कास्ट है, और जेंडर रिलेशंस, क्या जेंडर रिलेशंस है। ओनली वन आस्पेक्ट, आस्पेक्ट मीन्स पहलू, सिर्फ एक ही पहलू है जो न्यूट्रिशन चैलेंज का है कि कुपोषण आ रहा है, रिसीव्स मोस्ट ऑफ द पॉलिसी फोकस, सबसे ज़्यादा पॉलिसी का ध्यान उसी के ऊपर है, और जो क्या है, मैल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण है विमेन के बीच में और बच्चों में। विमेन आउटसाइड ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज, वो विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के बाहर है, मेन और सीनियर सिटीजन्स जो हैं, रेयरली, वो ना के बराबर फिगर है, उनको काउंट किया गया है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी डिस्कशंस में। तो वो विमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के बाहर है, या जो मेन है, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको तो नाम ही नहीं लेते डिस्कशंस में। मोर इम्पॉर्टेंटली, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हम इग्नोर कर देते हैं डायबिटीज़ को, हाइपरटेंशन को, ब्लड प्रेशर को, और बहुत सारी जो लाइफस्टाइल की वजह से इंड्यूस का मतलब आई है, लाइफस्टाइल की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आई हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में जो फैलती नहीं है, विच आर रियली, जो एक्चुअल में दूसरा मैनिफेस्टेशन है, मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, शो है किस चीज का, अंडर न्यूट्रिशन का। तो कुपोषण की वजह से ही क्या आ रही है, डायबिटीज हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बाकी बीमारियां हो रही है, इन सब चीजों को इग्नोर किया जा रहा है। वन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इज, एक तरह की डेफिशिएंसी तो ये होती है, इज बिकॉज सम पीपल जस्ट डोंट हैव इनफ टू। तो चलो कुपोषण एक तरह का तो हमको ये समझ में आता है कि लोगों के पास खाना नहीं है खाने को, इसलिए वो कुपोषण है। दूसरा तरह का कुपोषण तब समझ में आता है क्योंकि लोग जो खा तो बहुत रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं, लेकिन वो सफिशिएंट न्यूट्रिशनली रिच फूड नहीं खा रहे, वो फूड नहीं खा रहे जिसमें एक्चुअल में पोषण है। तो ऑथर ने क्या बोला, ऑथर ने बोला कि जब भी हम न्यूट्रिशन को, मैल न्यूट्रिशन को डील करने की बात करते हैं, कुपोषण को डील करने की बात करते हैं, हम विमेन के अंदर कुपोषण की बात करते हैं, हम बच्चों के अंदर कुपोषण की बात करते हैं, हम उस कैटेगरी की बात करते हैं, वो कैटेगरी जिसके पास खाने की कमी है, तो उस कैटेगरी तक हम खाना पहुंचाने की बात करते हैं। और इसीलिए 2 स्कीम्स को बोला भी गया कि इनको इस पर ज्यादा फंड दिया जाएगा। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग खा तो बहुत रहे लेकिन वो न्यूट्रिशनली रिच फूड नहीं खा रहे,
जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो मैन हैं, जो विमेन हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज के बाहर है, उन लोगों का तो कोई डिस्कशन ही नहीं होता, उन लोगों की तो बात ही नहीं होती। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस फैलती जा रही है, डायबिटीज फैलती जा रही है, ब्लड प्रेशर फैलता जा रहा है, क्यों फैलता जा रहा है? क्योंकि हम सही नहीं खा रहे। तो जो लोग सही नहीं खा रहे हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है बजट में, ऐसा ऑथर ने बोला। पैसेज समझ आया सभी को? एवरीवन, चलो अब मुझे कुछ कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे सभी लोग। एक तो मुझे इस सेंटेंस का टेंस बता दो। एक मुझे ये बता दो कि इसका पैरलिज्म फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का। एक मुझे रिसीव्स का पार्ट ऑफ स्पीच बता दो, सॉरी रिसीव्स का सब्जेक्ट बता दो। इस वर्ब का सब्जेक्ट बता दो। चलो यहां से लेकर यहां तक हम पार्सिंग करेंगे। वाइल आपका कंजंक्शन है, हेल्थ नाउन है, वॉज वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, आर्टिकल है, प्रायोरिटी नाउन है, फॉर प्रपोजिशन है, बजट 2025 पूरा नाउन है, इट प्रोनाउन है, सीम्स वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, न्यूट्रिशन नाउन है, इज वर्ब है। टेंस क्या था? एक ही वर्ब थी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी वॉज में, तो इसका टेंस क्या था? सिंपल पास्ट। इसका टेंस क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस था, यहाँ पे इज लिखा हुआ था, तो इन दोनों का टेंस था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी दोनों में, तो सिंपल प्रेजेंट। नॉट जस्ट बट ऑल्सो का पैरलिज्म फॉलो हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यहाँ पे भी अबाउट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी अबाउट लिखा हुआ है, दोनों के सामने सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पैरलिज्म फॉलो हुआ है। रिसीव्स का सब्जेक्ट क्या है? आस्पेक्ट। ये प्रपोजिशन से शुरू हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आस्पेक्ट सिंगुलर था, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाया गया। इज का सब्जेक्ट क्या था? टाइप। ये भी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा था, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, इसका सब्जेक्ट था। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग। चलिए देखते हैं ऑथर क्या कह रहे हैं। द आउटकम्स आर, आउटकम्स मीन्स रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आए वो डैमनिंग है। डैमनिंग का मीनिंग क्या होता है? बहुत ही ज्यादा निंदा के लायक, मीन्स डिजर्विंग क्रिटिसिज्म। बहुत ही ज्यादा बुराई करने के लायक आए, बहुत ही खराब आए रिजल्ट्स। इन यूनिक वेज, अलग अलग तरीकों में। यूनिक मीन्स अपने आप में ही जो अलग हो। इंडिया हैज अमंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट शेयर ऑफ मैलनरिश्ड चिल्ड्रन। दुनिया का सबसे ज्यादा शेयर कुपोषित बच्चों का और एनेमिक वुमेन। एनेमिक का मतलब क्या होता है? जिनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उन वुमेन को बोलते हैं एनेमिक वुमेन। तो इंडिया में सबसे ज्यादा शेयर है उनका। अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इस सर्वे के हिसाब से 36% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5, 36% बच्चे जो 5 साल की उम्र से कम है, आर स्टंटेड। वो बच्चे क्या है? स्टंटेड है। बेसिकली दो वर्ड्स होते हैं, पहले दोनों वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। एक होता है स्टंटिंग और एक होता है वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है बच्चों की हाइट कम है उनकी एज के हिसाब से। तो जब बच्चों की एज के हिसाब से हाइट कम रह जाती है, इतनी हाइट हो इतनी सी रह जाती है, उसको बोलते हैं स्टंटिंग। दूसरा वर्ड होता है वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? कि उनकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से उतना उनका वेट नहीं है, मतलब हाइट के हिसाब से वेट कम है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग।
तो ये दो तरह की चीजें होती हैं जो मैल न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं। तो जब सर्वे हुआ तो पता चला कि 36% बच्चे 5 साल की उम्र से जो कम है वो स्टंटेड है, मतलब उनकी हाइट कम है। एंड अ मीगर मीन्स वेरी लेस, बहुत ही ना के बराबर 11% जो लोग ब्रेस्ट फेड है, मतलब जिनको मदर का मिल्क मिलता है, बिटवीन द एजेस ऑफ 6 मंथ्स एंड 23 मंथ्स रिसीव एन एडिक्वेट डाइट। मतलब बहुत ही ना के बराबर बच्चे, सिर्फ 11% बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक डाइट मिल रही है। 57% ऑफ women in the 15 to 49 एज ग्रुप, 57%, कैन यू इमेजिन? इतनी सारी विमेन इस एज ग्रुप में एंडेमिक है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है। देयर इज अ राइज इन द शेयर ऑफ दोस्त, वो लोग बढ़ते जा रहे हैं जो लोग को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या फिर इस तरह की लाइफस्टाइल डाइट, जो लाइफस्टाइल डाइट की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं वो ज्यादा है। 24% विमेन और 23% मेन जो इंडिया में उनका वेट बहुत ज्यादा है या वो मोटे हैं, और 14% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं। पोषण 2.0 और जो सक्षम आंगनवाड़ी ऑफर, ये दोनों ऑफर करते हैं, सेम सोल्यूशन ही दे रहे हैं। वो कह रहे हैं घर राशन ले जाओ, सप्लीमेंट्री फूड दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फूड दे रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा कहीं कुपोषण तो नहीं है। सीवियर, एक्यूट का मतलब भी क्या होता है? सीवियर, तो बहुत ज्यादा कहीं कुपोषण के केसेस तो नहीं है। आयरन की और फॉलिक एसिड की दवाइयां दे रहे हैं। तो ये सब चीजें की जा रही हैं इन स्कीम्स के अंदर। पोषण 2.0 आ गया तो फोकस किस चीज पे बढ़ गया है? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करिए। एस्पिरेशनल मीन्स जिससे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब जो अपने आप को बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं, और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। लेकिन ये जो स्कीम्स हैं ये रीइंफोर्स करते हैं, रीइंफोर्स मीन्स स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। किस चीज को स्ट्रॉन्ग बना देती हैं? इस कॉन्सेप्ट को कि जो मैल न्यूट्रिशन है वो एक प्रॉब्लम है सिर्फ कुछ ही हिस्सों में और कुछ ही तरह के लोगों में। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या, ऑथर ने बोला कि चलो दवाइयां दी जा रही हैं, राशन दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, तो ये सब किन लोगों को दिया जा रहा है? उन लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड है। कुछ इंडिया के पार्ट्स में दिया जा रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों को ही दिया जा रहा है। तो क्या प्रॉब्लम यही है कि जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो लोग गरीब हैं, उन लोगों को पोषण देने से ही क्या इंडिया की कुपोषण वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? ऑथर कह रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम सिर्फ उन लोगों की नहीं है, प्रॉब्लम उन लोगों की भी जो लोग बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, लेकिन वो लोग अपनी हेल्थ को लेके फोकस नहीं है, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं है। तो अगर मैलन्यूट्रिशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो लोगों की थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी इन स्कीम्स के साथ ही साथ। नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करेंगे, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इंस्टेड, इसके बजाय व्हाट वी नीड इज, हमें क्या जरूरत है? इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स कंप्लीट। हमको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन एजेंडा, एजेंडा मीन्स एक पूरा का पूरा प्लान चाहिए जिसमें पोषण को आइडेंटिफाई किया जाए, एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम जो इम्पैक्ट करती है, असर डालती है लोगों को अक्रॉस द सोशल स्ट्रेटा। सोशल स्ट्रेटा, स्ट्रेटा का मीनिंग क्या होता है? लेयर्स। तो हर सोसाइटी की लेयर, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो सोसाइटी में, चाहे वो नीचे की तरफ हो, हर किसी को अफेक्ट करता है मैल न्यूट्रिशन। तो हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो इसके अक्रॉस, अक्रॉस का मीनिंग क्या होता है? पूरा कवर करे। अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक कंप्लीट एजेंडा क्या होगा? वो रिकॉग्नाइज करेगा, वो पहचानेगा क्या क्या न्यूट्रिशन की जरूरतें हैं अलग अलग सेगमेंट्स के सोसाइटी के। इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ, ऑथर ने क्या बोला, आपको पूरा का पूरा एजेंडा क्या बनाना है? पहला, अ क्लियर आइडेंटिफिकेशन, क्या पूरी साफ साफ पहचानो ऑफ न्यूट्रिशन नीड्स, की न्यूट्रिशन की भी जरूरतें हैं रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ के अलावा। सेकेंड, अ ब्रॉड सेट ऑफ सोल्यूशंस, बहुत सारे सोल्यूशंस होने चाहिए
पर्टिकुलरली मीन्स मेनली, जो कि रूटेड हो, रूटेड मीन्स जिनका बेस कहाँ होना चाहिए, लोकल फूड सिस्टम। आप ये मत बोलो कि भाई ब्लूबेरीज खाओ तो हेल्थ अच्छी रहेगी, या फिर वहां से इंपोर्ट करके कुछ खाओ तो नहीं भाई, जो हमारा लोकल फूड सिस्टम है, जो हमारा इंडिया का फूड सिस्टम है, उसके ऊपर बेस बना के एक आप पूरा का पूरा सोल्यूशन दो कि आपको रोज रोज ये खाना है या इन चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और तीसरा, साफ साफ आइडेंटिफाई करो लोकली एम्बेडेड फैसिलिटीज। जो लोकली एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड, ऐसी फैसिलिटीज जो न्यूट्रिशन की सर्विसेज दे लोगों तक। वी नीड, सबसे ज्यादा काम किस में लगेगा, वी नीड मोस्ट, सबसे ज्यादा काम लगेगा इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने में लोकल इंस्टीट्यूशनल लिंकेज, मतलब कौन कौन से लोकल इंस्टीट्यूशन है जो लिंक्ड है इन सब लोगों से इस प्लान के लिए। हु विल इंप्लीमेंट दिस, इसको कौन रोज इंप्लीमेंट करेगा हमारे आस पड़ोस में एवरी डे। क्लियर आंसर क्या है, क्लियर आंसर है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। तो अब ये चीज लोगों तक कौन पहुंचाएंगे कि क्या खाना है, रोज कितना खाना है, कौन कौन सी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, किसको क्या खाना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, कैसे लेना है, जिससे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ना हो। तो इन सब चीजों को कौन पता लगाएगा, उसका जवाब ऑथर ने दिया, हेल्थ और वेलनेस के जो सेंटर्स हैं। समझ आया पैसेज सभी को? क्रिटिकल है, ऑथर ने बुराई करी है किस चीज की, कि सरकार ने जो किया वो सिर्फ एक ही स्ट्रैटा को लेके किया, एक ही तरह के लोगों के ऊपर फोकस किया, बाकी लोगों पर फोकस नहीं किया। तो ऑथर ने क्रिटिसाइज तो किया, बट टोन ऑथर की नेगेटिव नहीं थी। ऑथर की टोन कैसी थी, कंस्ट्रक्टिव थी। कि कंस्ट्रक्टिव टोन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन देते हुए ऑथर ने क्रिटिसाइज किया। समझ आया पैसेज सभी को? अगर पैसेज समझ में आया है तो क्वेश्चन आंसर सभी के सही निकलने चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है पैसेज का, मेन चीज क्या है? मैल न्यूट्रिशन का जो फोकस है विमेन और बच्चों में, वो सफिशिएंट है? नहीं, सफिशिएंट तो नहीं है। मैल न्यूट्रिशन फूड इनसिक्योरिटी की वजह से ही होता है, डाइटरी हैबिट से नहीं होता, बिल्कुल ही गलत है। हाँ, सरकार की जो भी स्कीम्स है वो हर तरह के पहलू को नहीं एड्रेस कर रही, कुछ ही एक ही पहलू को कर रही है, वो बाकी सारे पहलुओं को नहीं कर रही। ये सिर्फ कुछ एरिया की ही प्रॉब्लम है, नहीं, ऑथर ने बोला सबकी प्रॉब्लम है। आंसर इज सी। वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर ठीक निकला बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, लाइफस्टाइल की वजह से जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं उनके बारे में क्या बोला है ऑथर ने, वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, नहीं। हाँ, वो फूड इनसिक्योरिटी की वजह से भी होती है, डाइटरी हैबिट्स की वजह से भी होती है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से है, नहीं। सिर्फ शहरों की पॉपुलेशन पे होती है, नहीं। आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स का क्या रोल, मतलब हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स का क्या रोल होगा? कैश ट्रांसफर्स देंगे? नहीं। रिसर्च करेंगे? नहीं। रिप्लेस कर देंगे क्या? नहीं। हाँ, वो इंप्लीमेंट करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे उन सर्विसेज को। आंसर इज डी। स्कोर्स एवरीवन इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्या क्या स्कोर्स रहे सभी के? चलिए आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। अभी हमने रीडिंग की थी, अब हम स्किमिंग करेंगे। स्किमिंग का मतलब है ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे और समझेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, ऑलमोस्ट 4400 स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो जितने बच्चों ने लाइक नहीं किया हुआ एक बार तुरंत के तुरंत लाइक कर देंगे। द चैलेंजेस ऑफ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन इन इंडिया, तो पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको समझते हैं। चलो, स्किमिंग करके मुझे मेन आइडिया बताएंगे। अब ऊपर ऊपर से पढ़ना है इसे। एवरीवन स्किम द पैसेज।
चलिए देखते हैं जो डिसीजन आया यूएस का कि वो विड्रॉ करेगा डब्ल्यूएचओ में और स्केल को भी कम कर देगा, इसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं। इंडिया बहुत ज़्यादा अनअफेक्टेड नहीं रहा क्योंकि इंटरनेशनल जो है सिर्फ 1% आता था। लेकिन ऐसी चीज़ें जो हैं और इस हेल्थ सेक्टर को मुश्किल में डाल देंगी। ये डेवलपमेंट पब्लिक हेल्थ जॉब मार्केट को इम्पैक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। पब्लिक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है पब्लिक हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने की। तो पूरे पैराग्राफ का सिर्फ एक ही मेन आइडिया था कि यूएसए ने जो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया है, इससे बहुत सारी कंट्रीज में हेल्थ इम्पैक्ट होगी लोगों की, क्योंकि इंटरनेशनल हेल्प उनको अब कम हो जाएगी। सो दिस वाज द मेन आइडिया कि यूएस डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया और इसका इम्पैक्ट बहुत ही गंदा पड़ेगा लो और मिडिल इनकम कंट्रीज के ऊपर। कितने लोगों का मैच किया मेन आइडिया? चलो अगला पैराग्राफ मेन आइडिया बताएंगे। अगर आपका मेन आइडिया मैच कर रहा है ना, मतलब आपको स्किमिंग आ गई है। हाँ जी, अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है? पब्लिक हेल्थ एक फील्ड होती है जिसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्स चाहिए होती हैं, लोगों की ज़रूरत होती है जो लोग ट्रेंड हो। ये हमने कोविड पैंडेमिक में भी समझा था। सरकार के अलावा ये जो वर्कफोर्स होती है बहुत ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों में। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन जो बढ़ रहा है, इसकी हिस्ट्री जो है वो कॉलोनियल एरा की है। पब्लिक हेल्थ को मेडिकल टीचिंग में डाला गया था। इस नैरो अप्रोच की वजह से हालांकि ये ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन पब्लिक हेल्थ बनाया गया था, फिर उसके बाद प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन को भी इसमें डाला गया। मेडिकल एजुकेशन में जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो बहुत अच्छे से ट्रेंड होते हैं, वो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स नीड्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन उनका नंबर्स बहुत लिमिटेड था और वो मेडिकल टीचिंग में इन्वॉल्व थे। तो पूरा पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? पूरा पैराग्राफ वही लिखा हुआ है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो भी एक फील्ड होती है मेडिसिन के अंदर, जिसमें नॉलेज चाहिए होती है, स्किल्ड लोग चाहिए होते हैं। तो पब्लिक हेल्थ फील्ड के बारे में ऑथर ने बात करी। कोविड में भी हमने समझा कि लोगों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो लोग पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज देते हैं, जिन लोगों ने कोविड के टाइम पे बहुत काम किया, प्रिवेंटिव और सोशल मेडिसिन देते हैं। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि वर्कफोर्स, स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन करने में। लास्ट पैराग्राफ स्किमिंग करेंगे। लास्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? बहुत सारे बच्चे हैं, ये कोर्सेज करते हैं अलग अलग कंट्रीज में जाके, फिर भी हेल्थ प्रोफेशनल्स बहुत कम ही रहते हैं। समझते हुए जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं वो बढ़ गए हैं इंडिया में। जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो एमपीएच देते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 100 इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा मास्टर लेवल के कोर्स देते हैं। 2000 में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन था। ये एक्सपेंशन जो है इस स्कीम के साथ भी कोइंसाइड कर रहा है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम के रूल्स बढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो शुरू हो गए हैं। डिमांड बढ़ी है तो सरकार ने भी रिक्रूटमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इसलिए नहीं, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट
जो है वो कम रुक गया, नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ते रहे, इसकी वजह से जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो बेसिकली मेन आइडिया एक ही लाइन का था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं अब MPH कोर्सेज मतलब पब्लिक हेल्थ कोर्सेज देते हैं। ये नंबर बढ़ता जा रहा है, हालांकि जॉब्स मिलना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि सरकार ने अपनी डिमांड कम कर दी है, लेकिन नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो इस तरह के कोर्सेज अब दे रहे हैं ये इंक्रीज होते जा रहे हैं दिन पे दिन। दिस वॉज द मेन एंड एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, राइट, यही मेन आइडिया था, इंक्रीज इन MPH कोर्सेज, राइट। बहुत बढ़िया, स्किमिंग आ गई आप लोगों को ना, वंडरफुल। चलो अगले 2 क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। मेजर इम्पैक्ट क्या पड़ा, यूएस वापस आ गया, यूएस ने अपने आप को वापस ले लिया, तो मतलब विड्रॉ कर लिया, तो इंडिया का पब्लिक हेल्थ सेक्टर सफर हुआ नहीं, रिसर्च कोलैबोरेशंस कम हुए नहीं, हाँ हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत डिस्टर्ब हो गई लो और मिडिल क्लास कंट्रीज में। आंसर इज सी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, आंसर बताएंगे। जो लॉन्च हुआ नेशनल रूरल हेल्थ स्कीम का 2005 में, वो सिग्निफिकेंट क्यों था, वो इम्पॉर्टेंट क्यों था? तो एक बार कीवर्ड वाला, जब भी स्किमिंग होते हैं हम कीवर्ड्स देखते हैं, तो NRHM वाला कीवर्ड देखो कहाँ लिखा हुआ था। दिस एक्सपेंशन coincided with the launch of National Rural Health Mission, which opened public health system roles to non-medical public health specialist। तो आंसर बताएंगे। प्रिवेंटिव मेडिसिन का इंक्लूजन नहीं, हाँ ये रोल्स नॉन मेडिकल पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट के लिए ओपन हो गए। आंसर इज, चलो मैच द कॉलम्स, आंसर्स बताएंगे, देखते हैं कितने इडियम्स आप लोगों को याद हुए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर मीन्स एक जैसे लोग, कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड बहुत डिटेल में डिस्कस करना, ड्रॉप इन ऑन एक इनफॉर्मल विजिट करना किसी के यहाँ, गो थ्रू फायर एंड वाटर बहुत मुश्किलों को झेलना, कहाँ गया ई, a hard nut to track Herculean task, something which is very difficult, C D B E and 10 शब्द है, इनमें से 3 वर्ड्स का मीनिंग सभी को कमेंट में लिखना है। आप सभी की जिम्मेदारी है कि आप कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखेंगे ही लिखेंगे। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर किसी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है हर हालत में। जो बच्चे मीनिंग्स लिखेंगे उनमें से एक बच्चे को हम सक्सेस नो मोर एन इल्यूजन बुक भी गिफ्ट करेंगे, उस बच्चे के घर वो बुक भिजवाई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए कि सभी लोग कम से कम 3 वर्ड्स का मीनिंग कमेंट में लिखें ही लिखें। उस बच्चे का नाम कल कमेंट सेक्शन में पिन भी हो जाएगा। तो एवरीवन हैज टू राइट, सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। जो बच्चे मुझसे कंप्लीट इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, परफेक्शन क्लासेस का टाइमिंग चेंज हो रखा है, 11 बजे आपकी परफेक्शन क्लासेस हो रही हैं। आज आपको 11 बजे क्लास मिलेगी। येस ऑफिसर एप्लीकेशन पे ये क्लासेस होती हैं। आप ये को सब्सक्रिप्शन अगर लेना है, सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, तो आप निमिषा बंसल एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लोगे, अभी आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा आज रात 12 बजे तक। आप कोड लगाओगे होली, इसमें आपको सारे परफेक्शन बैचेस मिलेंगे, सारा ग्रामर सब कुछ मिलेगा। मतलब जो भी मैंने 1 साल तक पढ़ाया है पिछले और 1 साल अगले साल तक पढ़ाऊंगी, वो सारे के सारे बैचेस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं, अलग अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। मात्र 1499 रुपीज़ में, 1500 रुपीज़ में आपको इतनी सारी क्लासेस मिलती हैं, इतने सारे बैचेस मिलते हैं, इतने सारे कोर्सेज मिलते हैं। तो जितने ही बच्चों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, आज के आज ले लेना और अपनी तैयारी स्टार्ट कर देना। अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कंप्लीट बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, SBI PO, SBI क्लर्क, अभी IBPS के एग्जाम्स आ जाएंगे। बैंकिंग एग्जाम साल में इतने सारे एग्जाम्स आते हैं, बैंकिंग एग्जाम्स, और हर साल आते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई साल SBI PO ना आया हो, या SBI क्लर्क ना आया हो, या IBPS PO ना आया हो, या IBPS क्लर्क ना आया हो, या RRB PO ना आया हो, RRB क्लर्क ना आया हो, या फिर कोई डिले हुआ हो, या फिर ऑफर लेटर लेट आया हो, या कोई तरह का कुछ कभी नहीं हुआ आज तक बैंकिंग एग्जाम्स में। इतने साल हो गए हमको बैंकिंग एग्जाम्स पढ़ाते पढ़ाते। मतलब हर साल 6 से 7 एग्जाम्स तो आपके फिक्स्ड हैं ही हैं, जो होंगे ही होंगे, और इनका प्रोसेस भी विद इन 6 मंथ्स हो जाता है। 6 महीने के अंदर प्री भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, ऑफर लेटर भी आ जाएगा, और फिर उसके बाद आपकी कुछ टाइम और लगा के ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो अगर इफ़ यू आर वेरी वेरी मतलब अगर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कमिटेड हैं अपने काम को लेके, और आपको
जॉब चाहिए ही चाहिए, इसी साल के अंत तक चाहिए, हर हालत में जॉब चाहिए आपको, तो मेक श्योर करो कि आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करो। जितना डिले करोगे उतना पीछे हो जाओगे। अभी तो जिन बच्चों ने एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क फिल किया होगा तो उनका एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होगा, है ना। फिर अभी आईबीपीएस का कैलेंडर आ गया था, तो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क के एग्जाम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क आ जाएगा। बीच में आरबीआई असिस्टेंट भी आ जाता है कभी कभी, आरबीआई ग्रेड भी आ जाता है। फिर आपका एलआईसी के एग्जाम्स भी आ जाते हैं। फिर और भी छोटे छोटे एग्जाम्स आते हैं, एनआईएसीएल के एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आते रहते हैं बैक टू बैक। और सबसे अच्छी बात क्या है, सिलेबस सेम है। मतलब आपको बेसिकली तैयारी एक ही करनी है, एग्जाम सारे दोगे, एक ना एक जॉब तो ले ही लोगे अगर अच्छे से तैयारी करी होगी तो। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल्स है, इनको ज्वाइन कर लो। यहाँ सारी पीडीएफ सारी मैगजीन्स आपको मिल जाएंगी, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी फिर भी रह जाती है तो हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लेना। बट एक आदत बना लो, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो इंग्लिश प्लस परफेक्शन, एडिटोरियल प्लस परफेक्शन। 2 घंटे रोज मुझे इंग्लिश के लिए दे दो, आई कैन गारंटी यू कि इंग्लिश आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और विद इन अ मंथ आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बट उसके लिए आपको कम से कम 2 घंटे इंग्लिश को रोज देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। हाँ बेटा, तबीयत मेरी ठीक हो चुकी है, स्नीजिंग नहीं हो रही है, मुझे बिल्कुल भी स्नीजिंग नहीं हो रही है। आप लोगों ने भी क्लासेस में देखा होगा। बट डॉक्टर ने ये बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा लोड एक साथ नहीं देना है, इसलिए आप लोगों ने देखा मैंने ना क्लासेस में थोड़ा सा गैप किया है आपकी। 8 बजे के बाद 11 बजे की क्लास है, जिससे कि एक साथ लोड ना आए, बीच में गैप हो जाए। और मॉर्निंग में आई एम डूइंग ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, जल नीति कर रही हूँ। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है उनके लिए बता देती हूँ, जल नीति ले रही हूँ, स्टीम ले रही हूँ मॉर्निंग में सुबह, गार्गल कर रही हूँ, फिर 1 आवर पावर योगा और उसके बाद 30 मिनट्स प्राणायाम कर रही हूँ। तो मेंटेन रहेंगी चीज़ें और फिर वो सिचुएशन नहीं आएगी जो अभी बीच में आ गई थी। अभी तो ये चल रहा है, ठीक है। चलो, मुझे पता है आप लोगों को टाइम चेंज से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट कुछ टाइम तक टाइमिंग्स यही रहेंगी एंड आई वॉन्ट यू टू बी कंफर्टेबल इन दिस टाइमिंग्स। 8 बजे का टाइम इसीलिए रखा है कि जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो लोग कहीं काम करने जाते हैं वो लोग भी क्लासेस ले सकें। बस थोड़े टाइम के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।